टॉपिक इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, देखें इसका नाम देखें, इसमें लिखा हुआ है आयन। आयन मीन्स कि इसमें आयन्स बनाने हैं और जेशन मीन्स फॉर्मेशन। जेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयन को बनाने के लिए एनर्जी। नेक्स्ट हमारी बात यह है कि अब आयन की हमने बात कर ली, तो आयन कौन सा बनाना है हमने। हमारे पास दो किस्म के आयन्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयन्स जिन्हें हम केटाइन कहते हैं और एक होते हैं नेगेटिव आयन्स जिन्हें हम एनाइंस कहते हैं। तो हमने कौन सा आयन बनाना है, कौन से आयन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव आयन की। ठीक है, पॉजिटिव आयन को, नेगेटिव को भी छोड़ दें। पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब पॉजिटिव आयन किस तरह से बनता है, पॉजिटिव आयन उस वक्त बनता है जब आप, ये एक एटम था, एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स थे, आप इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। ठीक है, अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स थे इट मीन्स कि इसमें दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले नॉर्मल कंडीशन में। अब हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे एक रह गया। प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है ना, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और मैंने आपको बताया था जो चीज़ ज़्यादा हो जाए फिर उसका चार्ज जो है वो डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम के अंदर से। कुदरत का जो कानून है ना बेटा, कुदरत हमेशा लेन देन के मामले जो है वो उस पर चलती है, लेन देन के प्रोसेस पे। अगर आपने कोई एक चीज़ लेनी है ना तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना ज़रूर पड़ेगा। लेट्स सपोज कि आप बाज़ार जाते हैं, आपने शॉपिंग करनी है, आपने कपड़े लेने हैं, कपड़े ख़रीदने हैं, तो आपको डेफिनेटली शॉपकीपर जो है उसे पैसे देने पड़ेंगे। आपने जूते लेने हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप स्कूल में हैं, आपने टीचर से नॉलेज अगर गेन करना है तो आपको इन रिटर्न क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासरूम में बैठना पड़ेगा, आपको टीचर की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, यानी हमेशा आप चाहे किसी सर्विस की फॉर्म में पे करें, पैसों की फॉर्म में पे करें या किसी भी कंडीशन में पे करें, आपने पे करना होता है। अगर आपको कोई एक चीज़ चाहिए तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा उसके लिए। तो अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है तो इट मीन्स कि कोई चीज़ एटम को देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कोई ना कोई चीज़ इस एटम को देनी पड़ेगी। अब क्या होता है, असल में होता क्या है कि जैसे ही आप इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप इस एटम को एनर्जी दे रहे हैं। अभी इसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, लेट्स सपोज ये एटम था, इसके पास आपके अभी दो इलेक्ट्रॉन सलामत है एटम के पास अपने। आपने क्या किया, आपने इस एटम को एनर्जी दी। एनर्जी जो थी जो आपने दी वो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, अगर पहले दोनों की एनर्जी सेम थी तो अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो गई। जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है या जिस बंदे के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं ना, वो बहुत शोहा हो जाता है। वो कहता है नहीं यार, मैं इन गरीब लोगों में नहीं रहूँगा, मैं इनको छोड़ कर चला जाऊँगा। मतलब उसे ना फिर अपने एनवायरनमेंट अपना पसंद नहीं आता, वो आगे का सोचता है जब उसके पास पैसा आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी तो वो कहेगा नहीं, मैंने इसके साथ नहीं रहना, मैं इधर से निकल जाऊँगा। वो क्या करेगा, वो ये एटम छोड़ के बाहर चला जाएगा हवा में घूमने फिरने के लिए। वो कहेगा जी मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे हमारा जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के चला गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको एटम को देनी पड़ती है ताकि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अगर आप बुक पे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं ना तो उसमें लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसमें ना बेटा तीन चीज़ें हैं मेन जो समझने वाली हैं। सबसे पहली बात यह है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी
जिसकी ज़रूरत है आपको, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, क्या काम करना है आपको, किस लिए एनर्जी चाहिए, आपने रिमूव करना है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब वो होता है वो इलेक्ट्रॉन जिस पे न्यूक्लियस का कंट्रोल सबसे कम है, या जो अपने पेरेंट्स के साथ सबसे कम अटैच्ड है ना इलेक्ट्रॉन या बच्चा, आपने उस बच्चे को घर से बाहर निकालना है। फ्रॉम द वैलेंस शेल, जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं आप आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। अब ये जो लास्ट टर्म है ना, बच्चे ये लाइन लिखना भूल जाते हैं, और अगर आप ये नहीं लिखते तो आपकी सारी की सारी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। ये लिखा हुआ है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है ना अकेला, तो यानी अकेला गैस का एटम होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक ये एटम था एक ये एटम था, उन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग की हुई थी, मॉलिक्यूल बना हुआ था, आप यहाँ पे आए, आपने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनका निकाल के ले गए। आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहली शर्त ही आपकी ये है कि आपका एटम अकेला होना चाहिए, उसके आसपास कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे, जब आप दो फैमिलीज़ अगर इकट्ठी रहती है ना, मतलब आप ये सोच लें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दो फैमिलीज़ रहती थी, दो भाई थे, उनके बच्चे थे, आगे से उनकी वाइफ्स थी। अब अगर एक फैमिली अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती, उनके बच्चे बिगड़ना शुरू हो गए हैं। जो फैमिली, याद रखिएगा, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, हमेशा उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो पेरेंट्स बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनके बच्चे नहीं बिगड़ते, लेकिन जो नहीं ध्यान देते उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब भी न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को, ये वैलेंस शेल को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान नहीं रखता तो उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है ना, एक ने ध्यान नहीं रखा हुआ तो दूसरा जो है वो उसको पकड़ के रखेगा, वो ध्यान रखेगा, वो नहीं जाने देगा। इसलिए मॉलिक्यूल में से कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता। वो आयंस की दूसरी सिचुएशंस है, वहाँ पे मैं पॉलीएटॉमिक आयंस की तरफ नहीं जा रही, अभी मैं सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ, और ये फिनोमेना अप्लाई होता है सिर्फ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स पे। अब बेटा नेक्स्ट आपकी बुक में एक टर्म लिखी हुई है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो, लेट्स सपोज कि जी ये मैंने लिथियम का स्ट्रक्चर बना लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखो बेटा, लिथियम है ना, लिथियम के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं सेकंड शेल में। एक उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो किधर से लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई भी नहीं देता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो 3 की है। तो लिथियम क्या करेगा? गेन की तरफ तो वो नहीं आ सकता, वो हमेशा लूज़ करने की तरफ जाएगा। लिथियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए आपने क्या किया? आपने लिथियम को एनर्जी प्रोवाइड की, यानी कह लो कि आपने आग लगाई, किसी बच्चे को जाके भड़काया। ये जो बच्चे किडनैप करने वाले होते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। वो आते हैं, बच्चों को लालच देते हैं, अच्छा बेटा ये लो कैंडी ले लो, चॉकलेट ले लो, आओ मैं तुम्हें सैर करवा के लाऊं, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, तुम्हारी मामा बुला रही हैं, आओ मैं तुम्हें लेके जाऊं, आओ तुम्हें पार्क में लेके जाऊं। इस किस्म के बहुत से बहाने वो करते हैं। तो यानी वो बच्चे को लालच दे रहे होते हैं, वो बच्चे को एनर्जी दे रहे होते हैं। आपने भी इलेक्ट्रॉन को लालच देना है, वो लालच एनर्जी की फॉर्म में होगा। अब डिपेंड्स कि बच्चा कितना समझदार है। अगर बच्चा थोड़ा बिल्कुल बहुत छोटा होगा ना, तो उसको एक चॉकलेट या कैंडी दे तो वो साथ चल पड़ता है, क्योंकि उसे तो अक्ल ही नहीं होती, वो तो अभी छोटा बच्चा है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा समझदार हो तो उसको ज़रा ज़्यादा लालच देना पड़ता है। उसे फिर ये कहना पड़ता है कि जो बड़े बच्चों को किडनैप करते हैं वो फिर इस किस्म के कुछ लालच यकीनन देते होंगे, मुझे नहीं पता वैसे किस किस्म के देते हैं, मैं वैसे ही कह रही हूँ। वो कहते होंगे कि तुम्हारे पापा बिज़ी थे, वो नहीं आ सके, मैं उनके साथ काम करता था, तो अच्छा ये लो तुम ना, ये आ जाओ मेरे साथ। तो इस किस्म का लालच जब देते हैं ना, तो फिर वो छोड़ के अपनी जगह को चला जाता है। तो जी पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हो गई आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद एक आपका टर्म लिखी हुई है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं बेरिलियम की एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज जी हम बेरिलियम को ड्रॉ करते हैं, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेरिलियम के पास। अब एक इलेक्ट्रॉन तो लेट्स सपोज कि आपने उसको 300 किलो जूल एनर्जी दी,
ये एनर्जी देने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो एक्साइटेड हो गया, वो यहाँ से रिमूव हो गया, चला गया। अब जैसे ही किसी घर में से पेरेंट्स का एक बच्चा अगवा हो जाता है ना, तो वो ना बड़े ज़्यादा डर जाते हैं। डर के वो अपने बच्चों का और ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, या अगर पहले वो ध्यान नहीं रखते थे तो अब ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। सेम एटम का भी ये हिसाब है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना तो फिर एटम को होश आ जाती है, फिर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले के निस्बत ज़्यादा हो जाता है। अब वो पहले इस इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहा था, अब वो और ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देता है। तो अब लिथियम, ये जो बेरिलियम था, बेरिलियम ने पहला इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करवा लिया, अब आपने उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, क्योंकि उसको स्टेबल भी तो करना है ना। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर आप उसको 300 किलो जूल एनर्जी दोबारा देंगे, वो कभी भी नहीं राज़ी होगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे। क्यों राज़ी नहीं होगा? वो कहेगा क्योंकि न्यूक्लियस उसका ध्यान रख रहा है। तो अब आपको इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अब आपको 400 या 450 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ये आपका आई थिंक टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन भी है, वाइस। और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना सेकंड को, उसे कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपका टेस्ट योर सेल्फ में, आई थिंक टेस्ट योर सेल्फ में है या बुक में है, जहाँ पे भी है, ये क्वेश्चन है, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? आप स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन, आप मुझे पहले तो उर्दू में मैंने आपको समझा दिया ना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब जो एंड वाला इलेक्ट्रॉन था ना, उस पर पहले की निस्बत ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो उसे रिमूव करवाना ज़्यादा मुश्किल है। अब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बच्चे को। अब वो बच्चे को अक्ल आ गई है, पेरेंट्स ने उसे समझा दिया है, अब आपको उसको ज़्यादा वाला, बड़े वाला लालच देना होगा कि बेटा तुम आ जाओ मेरे साथ चलो। अच्छा जी, इसका आंसर लिखें। हम लिखेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आंसर भी आप लोग नोट कर लें, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, it means the force of attraction, it means the force of attraction of nucleus on valence shell increases after the removal of फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के बाद जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस की आखिरी शेल पे, वो ज़्यादा हो जाएगी। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर larger amount of energy is required। अब हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है।